नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए, जो दिसंबर 2024 में आपके सीटेट के पेपर होने वाले हैं, उसमें एसएसटी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है ना, ये चार ऑप्शन में से ही बताना है। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का शासक था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इनका बेटा था बिंदुसार। इनका बेटा था सम्राट अशोक। अशोक ही एक ऐसा इकलौता राजा है जो पहली बार अपने आदेश को, यह अपने आदेश को शिलालेख पर लिखाया। शिलालेख कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। एक नई परंपरा जो है शुरू किया सम्राट अशोक ने। अशोक जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक था। अशोक जो ये शिलालेख अभिलेख लिखाया है, संस्कृत भाषा में है नहीं, ब्राह्मणी भाषा में है, देवनागरिक और तमिल नहीं है। इसके अभिलेख जो है ब्राह्मणी, अरमाइक, ग्रीक और जो है खरोष्टी लिपि में। ब्राह्मणी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है, अरमाइक लिपि में है और ग्रीक लिपि में। ये चार भाषाओं में इनके जो है अभिलेख मिले हुए हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है, सहवाजगढ़ी और मनसेहरा से मिला है। तो इसका जो ऑप्शन हैगा, इस चारों ऑप्शन में से केवल ब्राह्मणी लिखा हुआ है, तो इस पे आपको मारना था ब्राह्मणी। इसके बारे में कुछ फैक्ट भी है, देखते हैं फैक्ट यहाँ पे। सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए, यद्यपि अशोक के दो अभिलेख, एक है सहवाजगढ़ी और मनसेहरा, यह खरोष्टी लिपि में लिखे गए। यह बोलन दर्रे के पास पाई गई है, जो ईरान और इराक से लगता हुआ है। तो यहाँ पर खरोष्ठी लिपि में पाई गई है। तक्षशिला और लग्मान अरमाइक लिपि में मिली हुई है, जबकि अन्य अभिलेख सर ए कुना द्विभाषीय अभिलेख में है, अरमाइक और ग्रीक में है। जो सर ए कुना, ये कौन सा अभिलेख है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जो अशोक के द्विभाषीय में, द्विभाषीय माने दो भाषा में लिखे गए, दो भाषा मतलब अरमाइक और ग्रीक भाषा में लिखे गए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के इतने फैक्ट भी हैं। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। 5वीं और 6वीं शताब्दी वर्तमान में तमिलनाडु में बड़े स्तर के खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण किया जाए, भूमि का वनारोपण करेंगे, जब वन का आरोपण करेंगे तो खेती कहां से करेंगे, नहीं होगा, घास स्थलों को हटाएंगे, अधिकारी जहां आएगा ये गलत हो जाएगा, सबसे ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तमिलनाडु और कर्नाटक में एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी नदी। एक नदी है कावेरी नदी जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कर्नाटक पर कृष्णा राजा सागर, कर्नाटक पे कृष्णा राजा सागर बांध है और तमिलनाडु में मैटूर बांध है। तमिलनाडु में क्या है, मैटूर बांध है। तो
सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण करना, तटबंध माने बांध, तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में मैटूर बांध है, तो इससे पानी को रोक करके क्या होती है, सिंचाई का काम किया जाता है। इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, सिंचाई के लिए जो है तटबंधों का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है, जहां पर प्राचीन चट्टानी अवसंरचना होने के कारण प्राचीन समय में ही कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। 5वीं और 6वीं शताब्दी में यहां पर कृषि कार्यों हेतु सिंचाई के लिए तटबंधों की आवश्यकता थी। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने की अच्छी व्यवस्था थी? ये काम जो है हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में यह था, लोगों का मानना था कि जो मर जाते हैं, मृतक की आत्मा जिंदा रहती है, परलोक की बात करते हैं। यह लोक और परलोक की बात करते हैं, ये परलोक की बात करते हैं, माने इस लोक के अलावा दूसरे लोक की भी बात करते हैं। उनका यह कहना होता था कि जो मर जा रहा है उसको क्या होगा, अगले जन्म में जाकर जिंदा रहेगा, उसे जरूरत की चीजें जो है उसमें रख दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसा कब्रगाह मिला हुआ है जिसमें आदमी के साथ बकरा भी दफनाया गया है, तो इससे यह महसूस होता है कि उन्हें उसकी जरूरत रही होगी। तो ऐसे बहुत सारे कब्रगाह मिले हुए हैं जिसमें क्या है कि उनकी जरूरत की वस्तुएं रख करके दफना दिया जाता है। ये दिखाता है कि यह परलोक की बात करता है, दूसरे लोक की बात करता है, यानी आदमी दूसरे लोक में भी जिंदा रहेगा और उसे जरूरत की जरूरत, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था, यही सही है। परलोक की बात करता है। परिवार के सदस्यों के मृत्यु के सामान की आवश्यकता नहीं थी, गलत बात है। मृतक के सामान उपयोग करना अशुभ माना जाता था, गलत बात है, और यह भी गलत है। केवल ऑप्शन एक सही है कि परलोक की बात करते हैं, यह लोक और परलोक की बात हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ए होगा। इसके लिए यहां भी आपको फैक्ट दिया है। प्राचीन भारत और अन्य देशों में यह अवधारणा प्रचलित थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन को हो सकता है, मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो सकता है, इसलिए यह दाह संस्कार के समय उनकी जरूरत की चीजें भी उन्हें के पास रख दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते थे, सही बात है। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते थे, यह भी बात सही है। प्राचीन लघु चित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्र होते थे, यह है। भुर्ज या ताड़ के एक पेड़ होता था, भुर्ज, भुर्ज की छाल या ताड़ के पत्तों पर ये लोग लिखते थे। तो इसका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका ए बी सी तीनों सही है। यहां पर आया ए बी सी तीनों सही है। इसका ए बी सी कौन है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर अगला भी हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। चित्रकारी के संदर्भ में लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते थे जो आमतौर वाटर कलर कपड़े या कागज पर बनाए जाते थे। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्र किया जाता है। ए बी सी क्या है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर, गुरु नानक देव शुरुआती में पवित्र स्थान किया था, उसका नाम क्या था? देखो, एक संत थे जिसका नाम था गुरु नानक। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था और इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना किया था, सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना किया था। सिख धर्म, सिख धर्म पंजाब के लोग हैं, जनरली हैं, और इन्होंने एक नए गुरु नानक देव के आधार पर इनके बहुत सारे शिष्य हुए। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ये इनके शिष्य 10 शिष्य हुए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह से गुरुत्व को पद को समाप्त कर दिया गया।
तो सिख धर्म के संस्थापक बीजक लंगर, इन्होंने एक व्यवस्था चलाया था, लंगर व्यवस्था, जिसमें लोगों को खाना खिलाया जाता था। आज भी व्यवस्था सिखों में है कि लंगर व्यवस्था है, जिसमें क्या करते हैं, लोगों को फ्री ऑफ कास्ट खाना खिलाते हैं। तो लंगर व्यवस्था यहाँ चली थी। इन्होंने बाद में गुरु गोविंद सिंह ने एक नई स्थापना थी, जिसे खालसा धर्म कहते हैं। तो इस तरह से बीजक, लंगर, खालसा, यह है धर्मशाला। जहां पर इन्होंने पहला पवित्र स्थान गिना था, वो है धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ है? आज जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला में उन्होंने अपना पहला पवित्र स्थान बनाया था। तो इसका जो क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन का आंसर जो सही हुआ सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव बनाए गए थे। इन्होंने अपने पवित्र स्थान धर्मशाला में स्थापित किया था। ए और आर को पढ़िए, ठीक है। ए वाले में क्या है, एसेंशन क्या कहता है? लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहते हैं। पहले देखिए जनपद होते थे, और जब ये जनपद महत्वपूर्ण दृष्टि देखने रखते थे, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, तब इन चारों चीजों से जब इनकी महत्व बढ़ जाती थी, तो कई जनपदों को मिला करके क्या कहा जाता था, महाजनपद कहते थे। कई जनपद को मिलाकर के महाजनपद करते थे। और महाजनपद में क्या होता था कि एक पहले छोटे जनपद थे, जनपद माने जिला, तो वहां पे जब आर्थिक रूप से उसकी महत्व बढ़ गई, सामाजिक रूप से बढ़ गई, सांस्कृतिक रूप से बढ़ गई, तब हम वो कई जिलों को मिला करके क्या कहते हैं, महाजनपद। महाजनपद में कई जिले होते हैं, महाजनपद में कई जिले होते हैं, महाजनपद में कई जिले होते हैं, ठीक है। तो महाजनपद कहा जाता था, ये सही है। सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई, और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक सही कर प्रणाली की व्यवस्था लागू की गई। तो ये बात सही है। ए और आर दोनों सही है, और इसकी यह व्याख्या भी करता है। ए और आर सही है, इसकी व्याख्या करता है, इसका आएगा ए ऑप्शन सही। ये काम गौतम बुद्ध के समय हुआ था। जनपद, महाजनपद, जनपद और खोडस महाजनपद की सूचना भी बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। तो इस तरह से ये व्यवस्था महाजनपद काल की हो गई। महाजनपद काल का स्वरूप ग्रहण कर लिए उन्होंने सही तरीके से किलेबंदी की, सेनाओं का गठन किया, आसपास के क्षेत्रों को विजित किया, और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक सही कर प्रणाली लागू की, प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। अतः ए और आर सही है, उसकी व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से हार्ड मैकेंजी द्वारा व्यवस्था की गई। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, टैक्स के लिए, कर के लिए एक नई व्यवस्था किया था, बंदोबस्त व्यवस्था, बंदोबस्त किया था। यह बंदोबस्त 3 तरीके से होता था। एक है अस्थाई बंदोबस्त, एक है महालवाड़ी, और एक है रैयतवाड़ी। यह 3 व्यवस्था इसने किया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं थी। अब ये व्यवस्था कहां कहां होती थी, ये देखें। ये था पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और उसके आसपास का क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट था, अस्थाई बंदोबस्त था। अस्थाई बंदोबस्त जो है यहाँ पे था। यहाँ पे क्या होते थे, जमींदार होते थे, और जमींदार क्या करते थे, उसकी जमीन की नीलामी कर देते थे। और जमींदार जो है क्या करता था, किसानों से टैक्स लेकर
10/11 भाग ऑफिस में जमा करता था और 1/11 भाग अपने पास रखता था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसकी स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था, जो उत्तर भारत में प्रचलित था, पंजाब और उसके पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में। एक व्यवस्था थी तमिलनाडु में, जो हेक्टर मुनरो ने लाया था। यह तमिलनाडु है। तमिलनाडु में हेक्टर मुनरो ने लाया था। इसमें व्यवस्था जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत माने क्या होता है? किसान। रैयत माने होता है किसान। देखो, उत्तर भारत में 3 प्रकार के कास्ट हैं, एक अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लो क्लास, 3 प्रकार के। लेकिन दक्षिण भारत में 2 प्रकार की जातें हैं, समाज है। एक समाज सबसे ऊपर और सबसे नीचे, बीच का भाग नहीं है, बिचौलिया कुछ ही नहीं है। तो इसमें क्या करता था, जो रैयत होता था, किसान होता था, अपने खेत का टैक्स सीधे ऑफिस में जमा करता था और उसके बदले उसे क्या मिल जाता था? प्रूफ मिल जाता था, ऑफिस से कागज मिल जाता कि हाँ, आपने पैसा हमें जमा करा। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी तमिलनाडु। एक था इधर पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था थी। यहां पर महालवाड़ी व्यवस्था थी जो मैकेंजी ने लाया था। महाल का मतलब होता है गांव। तो यहां पे जो टैक्स लेता था वो कौन लेता था? गांव का जो मुखिया होता था, जो गांव का मुखिया होता था वो टैक्स लेता था और वही टैक्स जो है अब ले जाकर के ऑफिस में जमा करता था। इस व्यवस्था को कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह से टैक्स के लिए भारत में व्यवस्था बना रखी थी, जो 3 प्रकार की व्यवस्था पूरे भारत में प्रचलित थी। ठीक है ना? अगला, महालवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में लागू की गई थे। इसके प्रतिपादक हार्ट मैकेंजी है। यह भू राजस्व व्यवस्था का 30% भूमि पर लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैकोल्लार और देवांग समुदाय बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, तो ये दक्षिण भारत में थे। कैकोल्लार जो थे ये दक्षिण भारत में थे, खास तौर से आपको केरला के आसपास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला, इसी के आसपास थे। केरल में कपड़े की इतनी मांग थी विदेशों में केरल से कि लोग क्या करते थे, वहां से कपड़े निर्यात करते थे और उसमें जो है कपड़े पर बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। अच्छी क्वालिटी के कपड़े जो है केरल में था। ब्रिटेन ने क्या किया था, एक कैकोल्लार नियम लाया था। कैकोल्लार नियम क्या था इसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कपड़े पर इतना अधिक टैक्स लगा देता था कि वो महंगा हो जाता था, और महंगा हो जाता था तो लोग उसे परचेज नहीं कर पाते थे। तो पहले कैकोल्लार और देवांग जो है खास तौर से आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र दक्षिण भारत में थे। लेकिन एक कैकोल्लार एक नियम आया था जो कपड़े से संबंधित है और इसी को भारत के कपड़े के निर्यात को पूरी तरह से रोकने का प्रयास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो इस तरह से ये दक्षिण भारत में थे। 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के संदर्भ में ए और आर को पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांग का समर्थन करते थे। सही है। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि
स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है इसकी, ठीक है, ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। देखो, महिलाओं को सबसे पहले 1892 ईस्वी में भारत में पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। चुनी हुई सरकार आई। 1892 में पहली बार संसदीय व्यवस्था आई। संसदीय व्यवस्था का मतलब यह होता है कि लोग वोट देने का अधिकार दें। लेकिन पहले वोट वो देते थे जो पहले मेल हो, जो पढ़े लिखे हो, जो मेल हो, जो पढ़े लिखे हो, जिसके पास अपनी जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, वो लोग वोट देते थे। महिलाएं वोट नहीं देती थी। महिलाएं, दास वोट नहीं देते थे। गरीब लोग वोट नहीं देते थे। ये लोग वोट नहीं देते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब पुरुष लोग लड़ाई में चलेंगे तो घर संभालने के लिए महिलाओं ने क्या किया, घर से बाहर गई, नौकरियां की और फिर इसके बाद उन्होंने अपना एक सफ्रेज मूवमेंट छेड़ा था। सफ्रेज मूवमेंट छेड़ा, एक मूवमेंट छेड़ा था, सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज मूवमेंट छेड़ दिया था। यह महिला मताधिकार से था। यह महिला मताधिकार से था। महिला मताधिकार, इसको देखते हुए अमेरिका ने 1920 ईस्वी में 1920 में अमेरिका ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। अमेरिका ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। और 1928 में ब्रिटेन ने दिया। 1928 ईस्वी में ब्रिटेन ने दिया और 1935 के अधिनियम में भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इसका एक लंबा संघर्ष चला। हमारे नेताओं ने भी इस तरह से वोट देने का अधिकार दिया। तो ए और आर सही है और ए की स्पष्ट और क्लियर व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला भी हम लोग देखते हैं। यहां पे निम्न में कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा है? सूफी, ठीक है। सूफी जो है मुस्लिम समुदाय में रहते थे और वो जो बड़े बड़े जो उनके लीडर थे सूफियों में, सूफी और संतों में, तो एक तो खानकाह था। खानकाह माने होता है कुटिया। कुटिया का मतलब जहां पे रहते थे, जहां पर रहते थे ये खानकाह कहा जाता था, कुटिया कहा जाता था। रक्स, जिक्र और स्नान, ये तीनों जो है, ठीक है, ये रहने से जुड़ा हुआ। और सूफीवाद से ये इनके कोई डांस करके, कुछ एक्शन करके हर चीजों को प्रेजेंटेशन करता था। यही था, ये सब जिक्र था, रक्स था, स्नान था। इसका बी, सी और डी सही होगा। बी, सी और डी, बी, सी और डी सही होगा। ए जो है वो उनके रहने का स्थान है, कुटिया है, तो ए नहीं सही होगा, बाकी तीनों सही हो गए। तो अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। खानकाह निवास स्थान था। रक्स, जिक्र शब्द सूफीवाद से जुड़े हैं। भारत में सूफीवाद के जनक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जानते हैं अजमेर में है स्थित। अजमेर राजस्थान में सबसे पहला जो शख्स आया था जिसका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने यहाँ राजस्थान के अजमेर में अपनी एक खानकाह बनाया, कुटिया बनाया, जो आज भी प्रसिद्ध है। तो सूफीवाद से ये निवास स्थान नहीं संबंधित है, बाकी और सारे संबंधित है। किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी थी? नारायण गुरु केरल के रहने वाले हैं।
वंदना शिवा, ज्योतिदाराव फुले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के नेता हैं, समाज सुधारक हैं। ईवी रामास्वामी, ये भी केरल के रहने वाले हैं। ईवी रामास्वामी, पेरियार। तो जो काश्तकार की चाबुक जो पुस्तक लिखा है, ज्योतिराव फुले ने लिखा है, और इन्होंने ब्राह्मण विरोधी विचारधारा था इनकी, ब्राह्मण विरोधी विचारधारा था, ब्राह्मण विरोधी विचारधारा थे। और इन्होंने महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए एक स्कूल भी खोला, विधवा के लिए स्कूल भी खोला। इनकी एक किताब है गुलामगिरी, एक है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है अमेरिका के दासों पर लिखा गया है। यह अमेरिका के दासों पर लिखा गया पुस्तक है, लिखा गया पुस्तक है अमेरिका के दासों पर। तो जो ये काश्तकार की चाबुक है वो किसने लिखा है? ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखा गया है, जो महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक हैं। तो इनका जो आप इससे संबंधित फैक्ट जो होगा यहाँ पे देखते हैं। भारतीय समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक तथा दलित नेता महात्मा ज्योतिराव फुले काश्तकार की चाबुक, गुलामगिरी, दास्ता आदि जैसी पुस्तकों का संकलन किया। इन्होंने महाराष्ट्र में 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आपको मिले। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को, जिसने वर्तमान में कर्नाटक से थे, वे प्रभात फेरियों का आयोजन किया? सरोजिनी नायडू जो है ये आंध्र प्रदेश की थी, और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बढ़ चढ़ के भाग लिया, और इसी कारण से इन्हें सबसे पहले यूपी का पहली गवर्नर जनरल इन्हें बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल ये सरोजिनी नायडू को। अंबाबाई, ये अंबाबाई जो है प्रभात फेरी का आयोजन किया था स्वतंत्रता सेना कर्नाटक में। इन्होंने ही कर्नाटक में प्रभात फेरियों का आयोजन किया था। बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी की लड़ाई में लखनऊ से लड़ी थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, जवाहरलाल नेहरू की बहन थे। इसका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, इसके संबंधित कुछ देखते हैं, फैक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ए और बी क्रांति प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार ने ऐलान किया कि 1837 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव किया जाएगा। देखिए 1935 का अधिनियम आया। 1935 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 1937 में भारत में क्या हो गए? चुनाव हो गए। 1935 का भारत शासन जब अधिनियम आया तो उसमें यह व्यवस्था थी कि आज से 2 साल बाद 1937 में भारत में क्या होगा? चुनाव किया जाएगा। ये बात सही है। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। ये भी सही है। जब देखा गया कि 37 के चुनाव में कि 11 प्रांत में से 7 प्रांत में सीधे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, 2 में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। मुस्लिम लीग की सरकार जो है 2 राज्यों में बनी थी, और बाकी 2 राज्यों में मिलीजुली सरकार बनी थी।
मिलीजुली सरकार बनी थी, मिलीजुली सरकार बनी थी। तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सीधे सरकार थी, ये बात सही है। इसका ए भी सही है और बी भी सही है, और ए और बी यहां पे दोनों सही की बात करता है। ठीक है। 1937 के चुनाव में भारत सरकार ने 11 प्रांतों में से 7 में अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1937 में ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराने का ऐलान। इस चुनाव में 11 में से 7 प्रांतों में क्या हो गई, सरकारें सफलता रूप से बन गई। इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन का डिस्कशन किए। फिर मिलेंगे, आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।